Hello guys, today we are going to talk about population genetics. So in this lecture we are going to cover certain topics like what is population genetics. What is population genetics? What is genetic variations in a natural population? So there are certain variations or certain change in a population, so we have to study that. And what is natural selection? We are going to talk about all these types of natural selection and phenotypic variations and polymorphism of chromosomes. These are all headings which we are going to cover in the coming slides. So basically what is population genetics? Population genetics होता क्या है कि population genetics is the study of change in the frequency of allele and genotype within a population. तो एक population में कितना genotype है, gene pool कि कितने सारे species है और उनमें कितना alleles है, allelic frequency. फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी चेंज के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 स्पीशीज़ है यहाँ पे या 50 हो गया, 100 से 200 हो गया. ऑल दिस स्टडीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स. सो जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि दे स्टडी द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन एंड हाउ दे चेंज फ्रॉम जोग्राफिकली, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम ओवर द टाइम टू टाइम पीरियड. सो हियर आर सर्टन important things which we need to know. So what is gene? Gene क्या होता है? And what is allele? And what is genotype? And what is phenotypes? These are some specific things which we need to know before going to study the genetic variations or going to study the genetic population genetics and all related things. So gene क्या होता है? जीन इज़ द फंडामेंटल सीक्वेंट और फंक्शनल सीक्वेंट ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल. सो जेनेटिक मटेरियल हम फॉर एग्जांपल एक एनिमल का लेते डीएनए. हर एनिमल के डीएनए होता है. फॉर उस डीएनए में सीक्वेंस होता है एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन्स. दिस आर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस. तो बहुत बड़ा चेन होती है, इट्स ए लॉन्ग चेन. तो हर लॉन्ग चेन में एक स्पेसिफिक कुछ सीक्वेंस होते हैं. फॉर एग्जांपल एडेनिन, थायमिन, गाइनिन, साइटोसिन या थायमिन ATGCT, इतना लॉन्ग सीक्वेंस होते हैं. उस लॉन्ग सीक्वेंस क्या करते हैं? एक प्रोटीन को कोड करते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? जीन. सो जीन इज़ ए हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ DNA. तो ये जीन तो ये डीएनए हमें क्या देता है? सबसे पहले तो हेरिडिटी देता है. फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इनहेरिट होते हैं. तो इस डीएनए में कुछ सीक्वेंस होते हैं, वो जीन होते हैं जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन देते हैं. फॉर एग्जांपल हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बात करते हैं. ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होते हैं? यही जो डीएनए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं या जीन होता है. ATGC बोल दो. तो ये क्या होते हैं? एक mRNA बनाता है या हम RNA बोलते हैं जनरली. mRNA में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. उसके बाद एक सर्टन प्रोटीन बनते हैं. उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? हम बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं. और प्रोटीन क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक कैरेक्टर देते हैं हमें. तो एलील क्या होता है? व्हाट इज एन एलील? एलील इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनी जीन. फॉर एग्जांपल ये जीन था जो हमने अभी बात की TAGC. ये जीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करते थे. फॉर एग्जांपल हेयर्स के बारे में हम बात करते हैं, ह्यूमन हेयर्स या कोई एनिमल का हेयर हो. तो कुछ हेयर्स वाइट कलर के होते हैं, कलर ऑफ द हेयर. कुछ वाइट कलर का होता है, कुछ ब्लैक कलर का होता है और कुछ ब्राउन कलर का होता है. तो इन सब में जीन तो सेम है लेकिन उनके क्या है? एलील्स अलग है, मल्टीपल एलील्स. तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन कोई वाइट को गवर्न करते हैं, कोई ब्लैक को, और जो भी डोमिनेंट होते हैं वो क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं. तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वह फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स में हमें दिखते हैं कि ब्लैक, वाइट या है. तो जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप इज़ द जेनेटिक मेकअप ऑफ ए इंडिविजुअल.
सो जेनेटिक मेकअप कुछ इंडिविजुअल का बहुत कम्प्लेक्स होता है, किसी का कोई बहुत सिंपलेस्ट होता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ जीन्स और नंबर ऑफ जीन्स, जीनोम. जैसे कि हम किसी जीनोम की बात करते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द जेनेटिक मटेरियल इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम. तो उस जीनोम में क्या होता है, कुछ जीन्स होते हैं, तो उस टोटल नंबर ऑफ जीन्स क्या होता है, हम जीनोटाइप के कैसे इसका जेनेटिक मेकअप बना हुआ था. फॉर एग्जांपल इसमें 30,000 जीन्स है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में, या सबसे स्मॉलेस्ट जीन माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम में 472 और समथिंग जीन्स है. इसी तरह जब इनका कम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाते तो नंबर ऑफ जीन्स भी बढ़ते जाते हैं. एंड फिनोटाइप्स, व्हाट इज फिनोटाइप्स इज अ कैरेक्टर और द ट्रेट. जैसे हम ट्रेट कहते हैं जेनेटिक्स में, इसको हम कैरेक्टर भी कह सकते हैं. या तो जीनोटाइपिक ट्रेट या फिजिकल ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो हमें हमारे आंखों से दिखते हैं. हमने एग्जाम्पल दिया था हेयर कलर का, तो समटाइम इट्स वाइट और समटाइम इट्स ब्लैक और समटाइम इट्स ब्राउन ड्यू टू द एलील्स. So these are the character which express at the end. प्रोटीन्स के बाद ये जो एक्सप्रेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप. सो कमिंग टू हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल. हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं कि एक आइडियल पॉपुलेशन की बात करते हैं. आइडियल पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन में कोई भी चेंज ना हो, कोई भी रेंडमनेस ना हो, कोई भी म्यूटेशन ना हो, कोई भी क्या है आउटसाइड मेटिंग, ये सारे ना हो. अगर ऐसे एक आइडियल पॉपुलेशन होगा, इन कंडीशंस को अगर हम कायम रखेंगे तो जो इसके एलेलिक फ्रीक्वेंसी है वो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा. तो अगर उसमें म्यूटेशन हो गया या रैंडम मेटिंग हो गया या मेटिंग आउटसाइड या माइग्रेशन हो गया, अगर ये सब हो जाएगा तो उस पॉपुलेशन का जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा और वो पॉपुलेशन इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा. यही कहते हैं हार्डी-वेनबर्ग. ये उसका फॉर्मूला है, आप लगा के कोई इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. सो दीज आर द कंडीशंस विच हार्डी-वेनबर्ग एक्सप्लेन आर सेड दैट इफ दिस एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होता क्यों है, वो कहते हैं कि इन सारे चीज़ों की वजह से एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होता है. फॉर एग्जांपल म्यूटेशन है, इसमें म्यूटेशन है, माइग्रेशंस, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नॉन रैंडम मेटिंग एंड सिलेक्शन. सिलेक्शन में आते हैं नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन. मेटिंग में रैंडम मेटिंग एंड नॉन रैंडम मेटिंग, जेनेटिक ड्रिफ्ट और माइग्रेशन. सो कमिंग टू म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होता है, व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज द एरर और चेंज इन द डीएनए रेप्लिकेशंस. तो हमारे जो डीएनए होते हैं, डीएनए क्या करते हैं, ये रिप्लिकेट करते हैं. रिप्लिकेशन मीन्स नंबर ऑफ कॉपी बनाता है डीएनए का, कॉपी 1 कॉपी 2. फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनिज्म हो वो रिप्रोड्यूस करते तो पहले उसका क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, तो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेम डीएनए बना लेते हैं. उसके बाद अगर इसमें कोई चेंज आएगा, इसमें एरर आएगा. इसमें एरर कैसे आ सकता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा डीएनए है ATGCTA, अरे इसको कॉपी बनाना है. कॉपी बनाने के बाद रिप्लिकेशन का मैं अलग से आपको टॉपिक में बता दूंगा नेक्स्ट कोई और अलग लेक्चर में, लेकिन इसमें हम सिंपली बता रहे हैं इसका एग्जैक्ट कॉपी बनेगा, एग्जैक्ट रिप्लिका बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन. तो इसमें अगर कोई एंजाइमेटिक एरर आया या कोई भी एरर आया तो फॉर एग्जांपल ATGCTA के जगह पे G आ गया, फॉर एग्जांपल गोनिन आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा. म्यूटेशन हो जाएगा तो इसमें जीन में कोई चेंज आएगा, जीन के सीक्वेंस में. तो जीन के सीक्वेंस में चेंज आएगा तो उसमें प्रोटीन में भी चेंज आएगा, अलग से कोई प्रोटीन बन जाएगा या कोई नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन जाएगा. तो उस प्रोटीन से कोई अलग फिनोटाइपिक कैरेक्टर देगा उस ऑर्गेनिज्म को. सो म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ न्यू वेरिएशंस. तो म्यूटेशन से वेरिएशन आ गया, फॉर एग्जांपल G के जगह पे T आ गया, तो इसमें अगर एक प्रोटीन था वो फंक्शनल था, फॉर एग्जांपल बहुत तेज़ चमकने वाला कोई फिजिकल कैरेक्टर दिया तो वो डार्क कैरेक्टर हो गया. दिस आर ड्यू टू चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल और वी कॉल्ड एज म्यूटेशन. सो सेकंड इज़ माइग्रेशन. माइग्रेशन तो हम सारे जानते हैं, जैसे ये सिंपल है कि फ्रॉम माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू
अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो माइग्रेशन में क्या होते हैं, दो टाइप ऑफ माइग्रेशन होते हैं, टू टाइप्स, वन इज इमाइग्रेशन एंड सेकंड इज इमाइग्रेशन। इमिग्रेशन में क्या होते हैं, इमिग्रेशन में कोई भी पॉपुलेशन के अंदर आ जाते हैं, घुस जाते हैं, कहीं दूसरे जगह से उस पॉपुलेशन के अंदर आ जाते हैं। तो इमिग्रेशन में उसी सेम पॉपुलेशन से किसी आउटसाइड किसी और पॉपुलेशन में चले जाते हैं। ये है इमिग्रेशन इमिग्रेशन के फ़र्क। तो माइग्रेशन से क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन के जो जीन फ्रीक्वेंसी एलेलिक फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगा। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ चेंज इज माइग्रेशन ऑन द सेकंड। और जेनेटिक ड्रिफ्ट, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? सो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ द रैंडम लॉस ऑफ एलील। तो अगर यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ एक बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, बिग पॉपुलेशन, तो इस पॉपुलेशन में क्या हो गया, सडनली यहाँ से क्या हो गया, इसमें स्लाइड्स आ गए, लैंड स्लाइड्स आ गए, तो आधा ऑर्गेनिज्म इस साइड रह गया और आधा ऑर्गेनिज्म इस साइड चले गए। सो इसको कहते हैं हम जेनेटिक ड्रिफ्ट और रैंडम लॉस ऑफ एलील। तो ये ज़्यादातर इफ़ेक्ट किस पे करते हैं कि ये स्मॉल पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा, उनका जीन पूल बहुत बड़ा है, तो उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर कम होगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 स्पीशीज़ का एक पॉपुलेशन है तो 50 उधर चला जाएगा, 50 या 30 70 भी हो सकते हैं। तो इसमें भी दो टाइप है, हियर इट्स ऑल्सो टू टाइप। द फर्स्ट वन इज़ Founder effect and the second one is bottleneck effect. Founder effect and bottleneck effect. So founder effect is if a group of small individual established a new population in a new location. For example यहाँ एक बर्ड्स के पॉपुलेशन है, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। इसमें क्या था, बहुत पॉपुलेशन में बहुत सारे स्पीशीज़ थे अलग अलग टाइप के। तो अचानक से कुछ बार यहाँ से निकल के किसी दूसरे जगह चले गए और वहाँ पे अपना पॉपुलेशन बना दिए। इसको कहते हैं हम फाउंडर इफेक्ट। एंड बॉटल नेक इफेक्ट इज ए सडन डिक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू नेचुरल फोर्स। फॉर एग्जांपल आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ फ्लाइज का। फ्लाइज सडनली गर्मियों में कितना राइज हो जाता है, बढ़ जाते हैं, बहुत पॉपुलेशन है उसका, फॉर एग्जांपल 1000 स्पीशीज़ है। सडनली बहुत बारिश आ गया मानसून के टाइम पे, तो बहुत बारिश की वजह से सडनली 900 फ्लाइज मर गए और रह गया बाकी 100। इसको कहते हैं हम बॉटल नेक इफ़ेक्ट। इसको बॉटल नेक इफ़ेक्ट क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि बॉटल का साइज़ नीचे से बहुत बड़ा होता है, अचानक से नेक पे बहुत वो छोटा होता है। उसी तरह उनका पॉपुलेशन का साइज़ भी सडनली ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटिस और नेचुरल फोर्स और नेचुरल फैक्टर वो लोग कम हो जाते हैं। सो मेटिंग, रैंडम मेटिंग एंड नॉन रैंडम मेटिंग। तो नॉन रैंडम मेटिंग में क्या होता है, मेटिंग दैट ऑकर मोर और लेस फ्रीक्वेंटली देन एक्सपेक्टेड बाय चांस। तो बाय चांस वो लोग मेटिंग हो जाते, लेकिन वो हमें ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं होता कि ये मेट कर जाएंगे ये दो स्पीशीज़ या दो ऑर्गेनिजम्स। तो मेटिंग में भी टू टाइप्स होते हैं, एक इन ब्रीडिंग होता है, दूसरा आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग मीन्स विद इन द सेम पॉपुलेशन और विद इन द सेम स्पीशीज़, फॉर एग्जांपल विद इन द रिलेटिव्स। तो इससे क्या होता है, होमोजाइगोसिटी बहुत बढ़ जाती है, इट विल इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। तो होमोजाइगोसिटी से बढ़ने से क्या होता है कि कोई स्पीशीज़ में उनमें कोई उनके जीन में कोई प्रॉब्लम है तो उससे एक बीमारी आ जाती है, कोई कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो अगर सेम दोनों ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज़ का होगा तो होमोजाइगोसिटी क्या हो जाएगा, उनमें बढ़ जाएगा। तो होमोजाइगोसिटी बढ़ने से क्या होता है, वो जो चीज़ है कोई बीमारी है वो बढ़ने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि वही जीन उसमें रहते, रिसेसिव होते हैं, जो अच्छे जीन होते हैं, जो ख़राब जीन होते हैं वो डोमिनेंट होते, तब वो बीमार होते। तो दोनों में वही जीन डोमिनेंट होगा तो ऑफस्प्रिंग में भी वही पाया जाएगा। तो आउट ब्रीडिंग मेटिंग विथ नॉन रिलेटिव्स, इससे हिटेरोजाइगोसिटी बढ़ जाते हैं। हिटेरोजाइगोसिटी क्यों बढ़ते, क्योंकि इट मीन कोई इसमें डोमिनेंट होगा वही जीन, कोई दूसरे पॉपुलेशन में उसमें रिसेसिव होगा। सो कमिंग टू द सिलेक्शन में मैंने कहा था आपको दो टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, वन इज़ नेचुरल सिलेक्शन एंड सेकंड इज़ आर्टिफिशियल सिलेक्शन।
सो नेचुरल सिलेक्शन में हम खुद ही नेचुरल सिलेक्शन में हम नहीं करते, इन्वायरमेंट या नेचर ही गवर्न करते किसी कैरेक्टर को या किसी स्पीशीज़ को, तो वो ज़्यादा थ्रीव हो जाते हैं, दे आर थ्रीविंग ओवर देयर, तो उनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाते हैं। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम खुद स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टर्स को या कुछ ट्रेड्स को वाले ऑर्गेनिज्म को हम सिलेक्ट करते हैं और बाकियों को हम उस पॉपुलेशन से निकाल देते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंडस्ट्रियल मिलेनिज़म। तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज़म में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले बीटल्स से दो टाइप के, एक वाइट टाइप के थे, दूसरा ब्लैक टाइप के। तो वाइट टाइप वाला बीटल्स से, जो वाइट बीटल्स थे वो क्या होते थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था और ब्लैक वाले का कम था, क्योंकि ब्लैक वाले जो कलर ब्लैक थे, जो वाइट वाले थे वो किसी भी अपने दूसरे कलर्स के कहीं भी वो छुप जाते थे, तो वो क्रिप्टिक स्पीशीज़ बन जाते थे या कैमोफ्लेज करते थे। तो ब्लैक वाले प्रीडेटर्स को जल्दी दिख जाते थे और खा जाते थे। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत सारे स्मोक्स, धुआं ये आ गए, तो सारे ट्रीज़ ब्लैक होना शुरू हो गया। तो उस ब्लैक की वजह से जो ब्लैक पॉपुलेशन है, ब्लैक बीटल्स थे, वो लोग क्या हो गए, यहाँ छुपने के लिए आसान हो गए, तो ब्लैक दिखता ही नहीं है। तो नेचर क्या हो गया, नेचर उनको सिलेक्ट कर गए और बाकी जो कलर्स के थे वो प्रेडेटर खा गए और उनका पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ गए ब्लैक वाले के। सो जेनेटिक वेरिएशंस इन नेचुरल पॉपुलेशन, वेरिएशन होता है, वेरिएशन मीन्स चेंज। तो चेंज इन फिनोटाइपिक कैरेक्टर, चेंज इन जीनोटाइपिक कैरेक्टर। सो हम यहाँ पे फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका कलर है, कलर ऑफ दिस स्नेल, कलर ऑफ दिस स्क्वेरल। सो इनका कलर बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इनका एलील्स या उनमें जीन में क्या हो गया, चेंज आ गया, एलेलिक चेंज है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। सो टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन दो टाइप्स के होते हैं, वन इज phenotypic variations and the second is genotypic variations. So phenotypic variations क्या होता है, it's a genetical basis morphological variations। तो है तो इसके जीन में ही डिफरेंस आते हैं, तो जीन में जब कोई चेंज आते हैं तो उसके प्रोटीन बनता है अलग सा, और वो प्रोटीन एक ट्रेट देता है और कैरेक्टर देता है। तो दिस वेरिएशन ये कंटिन्यूस होते हैं, कभी कभी डिसकंटिन्यूस होता है। फॉर एग्जांपल ये लेडी बर्ड बीटल्स के 2 स्पॉट्स है, किसी में एक ही होता है, तो ये है फिनोटाइपिक कैरेक्टर। टाइप्स ऑफ वेरिएशन, फिनोटाइपिक वेरिएशंस एंड द सेकंड इज जीनोटाइपिक वेरिएशन। तो जीनोटाइपिक वेरिएशन से क्या होता है, वेरिएंस दैट आर ड्यू टू वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल इन द एलील दैट दे हैव एक्सक्लूड्स इन्वायरमेंटली काज्ड वेरिएशंस। तो इन्वायरमेंट भी हम पे कुछ इफ़ेक्ट करते हैं और कोई हमें कोई हमारे जीन्स में वेरिएशंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एडाप्टेशन या एक्लेमेटाइजेशन से हम उसको कह सकते हैं। सो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स में क्या होते हैं, उनके मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस आ जाते हैं जेनेटिकली बेसिस, लेकिन वो जेनेटिकल बेसिस होता है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में वो क्या होते हैं, इनहेरिट हो जाते हैं। और जो जेनेटिक वेरिएंस होते हैं या जेनेटिक वेरिएशन होते हैं वो उनके एलील्स में सीधा डीएनए में ही चेंज आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक वेरिएशन। तो नेचुरल सिलेक्शन, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस through which a heritable trait or character that makes it more likely for an organism to survive or thrive successfully and reproduce more commonly in a population or from generation to generation। तो नेचर उसको सिलेक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग रिप्रोड्यूस कर पाते हैं अच्छे से और उनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता है। दिस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। सो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ selection. Most of it are majorly there are 3 types of natural selection have been identified. That is stabilizing selection, disruptive selection and directional selection. So what is
स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ग्राफ की सो ये है एक पॉपुलेशन का ग्राफ, पॉपुलेशन ग्राफ। तो जो एक्सट्रीम एंड्स होता है, पॉपुलेशन तो इन सब में है, ग्राफ की इधर सबसे ज़्यादा है, तो एक्सट्रीम एंड में जो भी फिनोटाइप्स है, जो भी फिजिकल ट्रेट्स है या जो भी फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स है, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते, ख़त्म हो जाते। उसको हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो वो सेंटर वाले को, इंटरमीडिएट को ही स्टेबलाइज करते हैं, और जो एक्सट्रीम एंड पे होता है या हाई एक्सट्रीम एंड पे होते हैं उनको क्या कहते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन में होता है इट्स एन एक्ट ऑफ एलिमिनेटिंग इंटरमीडिएट फिनोटाइप। तो ये ग्राफ है, इसमें सबसे ज़्यादा है, ये दोनों क्या होता है, दिस टूज आर एक्सट्रीम एंड्स। तो इसमें एक्सट्रीम एंड वाले पॉपुलेशन दोनों रह जाते हैं, और जो इंटरमीडिएट होते हैं उसको क्या कहते हैं, एलिमिनेट कर पाते। और डायरेक्शनल सिलेक्शन में ये हमेशा एक ही डायरेक्शन पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में वाइट था, ऐसे ग्राफ सीधा, तो यहाँ ना एक्सट्रीम रहेगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो लोग चला जाएगा। तो वाइट और ब्लैक दोनों था जब इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में, पहले वाइट का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था एक ही डायरेक्शन में, उसके बाद अचानक से ब्लैक का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया। दिस आर सर्टेन नोट्स, इफ़ यू वांट टू कॉपी यू कैन राइट फ्रॉम हियर। ये देखो डिसरप्टिव सिलेक्शन में लार्ज सीड या स्मॉल सीड, इन दोनों में क्या था, नेचर ने किसको गवर्न किया, ना लार्ज सीड इन दिस डिसरप्टिव सिलेक्शन, तो एक्सट्रीम्स को ही इन्होंने फेवर किया। तो लार्ज सीड और स्मॉल सीड्स को फेवर किया, लेकिन इंटरमीडिएट में जो सीड्स थे, ना ज़्यादा लार्ज थे ना ज़्यादा स्मॉल थे, उनको नहीं किया, तो वो बर्ड्स क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन इज़ अ मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच सिंगल फिनोटाइप इज फेवर्ड, एक ही। तो पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं बहुत सारे टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंसेस इन देयर फिनोटाइपिक कैरेक्टर इज कॉल्ड इट पॉलीमॉर्फिज्म। सो फिनोटाइपिक वेरिएशन विद इन मैनी स्पीशीज, इसी को हम डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल कैरेक्टर इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे स्नो ग्रिल का है। तो क्रोमोसोमल पॉलीमॉर्फिज्म, तो क्रोमोसोम तो दोनों में सेम है, दोनों में जीन्स है। देखो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर हेटेरोक्रोमेटिन एरिया, डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन एरिया। हेटेरोक्रोमेटिन उसको कहते हैं जिससे हम रिप्लिकेशन कर सकते हैं या जिससे हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन, व्हाट इज कॉन्स्ट्रक्टिव हेटेरोक्रोमेटिन एंड फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। तो कॉन्स्ट्रक्टिव हेटेरोक्रोमेटिन हमेशा जैसे हाउसकीपिंग जीन्स होता है उसी की तरह हमेशा वो रिप्लिकेट कर पाते हैं, और जो फैकल्टेटिव होते हैं वो कभी कभी ही कर पाते हैं। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म आपको ये दिख रहा है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसका एक लार्ज आर्म होता है और स्मॉल आर्म होता है, और यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है। तो जो पी आर्म होता है वो स्मॉल आर्म होता है, और जो क्यू आर्म होता है वो लार्ज आर्म होता है। तो इसमें भी क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है, डिफरेंसेस है, ये बहुत बड़ा है ये छोटा है, क्यों, फिजिकल कैरेक्टर है लेकिन सेम होगा, दोनों में जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम होगा, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन का ही बना ही होगा डीएनए में। सो हियर वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। तो आप लोग अगर ज़्यादा डीप रेफरेंसेस के लिए ये बुक पढ़ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स बाय डी पीटर नोस्टॉट, बहुत अच्छी बुक है, आई हैव रेड दैट। और जेनेटिक्स बाय रॉबर्ट एफ वीवियर ऑफ लॉ ऑफ टेक्निक से भी आप देख सकते हैं, wordlaw.com से भी आप स्लाइड देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।